नमस्कार। आज हम और आप मिलकर खंगालेंगे कुछ बहुत ज़रूरी खबरें और उनके पीछे की जो बातें हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास हैं कई सारे ऑनलाइन लेख, कुछ रिपोर्ट्स, कुछ नोट्स, और हमारा मकसद है कि इनमें जो छिपी हुई काम की जानकारी है या जो दिलचस्प पहलू हैं उनको बाहर निकाला जाए। आज का दायरा काफ़ी बड़ा है, मतलब हरियाणा से लेकर न्यूयॉर्क तक, चुनावी राजनीति से लेकर ब्लैक होल के रहस्यों तक। हम हरियाणा, बिहार, बंगाल, केरल जैसे राज्यों की सियासी हलचल पर नज़र डालेंगे। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और शहरों से जुड़े जो शासन के मुद्दे हैं उन पर बात करेंगे। चुनाव प्रक्रिया की कुछ बारीकियां समझने की कोशिश करेंगे। फिर विज्ञान की दुनिया में भी चलेंगे, जहां ब्लैक होल विलय और हमारे पेट के बैक्टीरिया, गट माइक्रोबायोम जिसे कहते हैं, उस पर कुछ नई और गहरी तथ्यात्मक जानकारी आई हैं। समाज से जुड़े मुद्दे भी हैं, जैसे पराली जलाना, और हाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकी चुनाव, ब्राजील का COP30 सम्मेलन और FATF के अपडेट्स भी हैं। तो इतने सारे अलग अलग धागे हैं, इनको कैसे जोड़ा जाए? क्या कुछ खास बातें हैं जो इन सब में मतलब कॉमन दिख रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। अगर हम इन सारे स्रोतों को एक साथ रखकर देखें तो कुछ बड़े पैटर्न तो साफ नजर आते हैं। एक तो ये कि जो हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं उन पर सवाल उठ रहे हैं, उनकी काफी बारीकी से जांच हो रही है, ऐसा लगता है। दूसरा, शासन के सामने नई चुनौतियां हैं। अब चाहे वो एआई को संभालने की बात हो, या शहरों की जो अपनी दिक्कतें हैं वो हो, या फिर चुनाव व्यवस्था में सुधार की जरूरत हो। तीसरा, विज्ञान हमें लगातार चौंका रहा है, नई नई खोजें सामने आ रही हैं। और चौथा, दुनिया के मंच पर भी समीकरण बदल रहे हैं, खासकर जो ग्लोबल साउथ है उसकी आवाज और भूमिका को लेकर काफी कुछ चल रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत भारतीय राजनीति और शासन से ही करते हैं। राहुल गांधी ने हरियाणा चुनावों को लेकर एक बड़ा सनसनीखेज आरोप लगाया है, वोट चोरी का। उन्होंने बाकायदा एक प्रेजेंटेशन भी दी है, H फाइल्स नाम से। हाँ, मैंने सुना इसके बारे में। और उसमें दावा है कि हरियाणा चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट में 2.5 लाख फर्जी नाम जोड़े गए। 25 लाख, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और एक उदाहरण तो बड़ा ही अजीब है। राई विधानसभा क्षेत्र में बताया गया कि 10 बूथों पर एक ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर 22 बार अलग अलग नामों से इस्तेमाल हुई। क्या? एक ही तस्वीर 22 बार? जी, मतलब ये कैसे हुआ होगा ये सोचना भी मुश्किल है। उनका कहना है कि हरियाणा में हर 8 में से एक वोटर फर्जी है। और दावा यह है कि इसी वजह से कांग्रेस सिर्फ करीब 22,799 वोटों से, यानी 8 सीटों के अंतर से हारी। इससे उन्होंने नाम दिया है ऑपरेशन सरकार चोरी। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सीधा निशाना साधा है। कहा है कि वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ मिलकर लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश में शामिल है। ये तो बहुत गंभीर आरोप है। उनका बयान है, अगर वोटर लिस्ट झूठ है तो लोकतंत्र नहीं है। और बिहार चुनाव को लेकर भी उन्होंने ऐसी ही चिंता जताई है। कहा कि उन्हें वोटर लिस्ट देर से मिली। हाँ, तो जाहिर है इन आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया तो आनी ही थी। बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों ने ही इन दावों को सिरे से खारिज किया है, उन्हें बेबुनियाद बताया है। चुनाव आयोग का तो ये भी कहना है कि अगर कांग्रेस को गड़बड़ी दिखी थी तो चुनाव के दौरान शिकायत क्यों नहीं की। उन्होंने ये भी बताया कि हाईकोर्ट में सिर्फ 22 चुनाव याचिकाएं ही लंबित है। और दिलचस्प बात यह है कि चुनाव आयोग ये कह रहा है कि ये आरोप खुद ही इस बात को मजबूत करते हैं कि वोटर लिस्ट की खास और गहरी जांच, जिसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या SIR कहते हैं, उसकी जरूरत है। अच्छा, मतलब आयोग भी मान रहा है कि जांच होनी चाहिए। हाँ, वो कह रहे हैं कि ये आरोप SIR की जरूरत को ही रेखांकित करते हैं। तो ये मामला सिर्फ हरियाणा का नहीं रहा। अब ये चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और चुनाव आयोग की भूमिका पर एक बड़ी बहस का हिस्सा बन गया है। और इसी SIR प्रक्रिया पे भी अपना विवाद खड़ा हो गया है। पी चक्रवर्ती का एक ओपिनियन पीस है जिसका टाइटल है वोटर लिस्ट को फौरन साफ करें, लेकिन बिहार के तरीके से नहीं। वो कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट नाम हैं, फर्जी नाम हैं, मतलब ऐसे लोग जिनके नाम तो हैं पर वो असल में है नहीं। घोस्ट वोटर्स जिन्हें कहते हैं वो भरे पड़े हैं। कई राज्यों में तो हर वोटर का यूनिक ID नंबर तक नहीं है। बंगाल और यूपी में तो एक ही ID पर कई लोग मिल गए। अच्छा। हाँ, पहले वो फॉर्म 8 के जरिए मोबाइल नंबर बदलने में भी गड़बड़ी की गुंजाइश थी। हालांकि अब आधार लिंक नंबर से इसे कुछ हद तक ठीक किया गया, ऐसा बताया जा रहा है। चक्रवर्ती का तर्क है कि डुप्लीकेट नाम हटाने के लिए आधार को वोटर ID से जोड़ना जरूरी है ताकि हर वोटर यूनिक रहे। हाँ, ये लॉजिकल लगता है। पर यह चुनाव आयोग के स्टैंड से थोड़ा अलग है। आयोग कहता है कि आधार नागरिकता का सबूत नहीं है। हाँ, ये पेंच है। विशिष्टता के लिए जरूरी है पर नागरिकता का प्रमाण नहीं। चक्रवर्ती बिहार में जो SIR हुई उसकी कड़ी आलोचना करते हैं। उसे बदनीयती से और जल्दबाजी में किया गया बताते हैं।
उनका आरोप है कि इसका असली मकसद फर्जी कारण बताकर असली वोटरों के नाम हटाना था। ओहो, ये तो गंभीर बात है। वो चुनाव आयोग से अपील करते हैं कि एसआईआर करते समय सभी पार्टियों को भरोसे में लिया जाए, घर घर जाकर गिनती हो, सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म पर निर्भर ना रहें, और पक्का करें कि कोई असली वोटर ना छूटे, और फिर आखिर में पूरी डिजिटल लिस्ट पब्लिक की जाए। इसमें महाराष्ट्र 2024 चुनाव का भी जिक्र है, जहां विपक्ष ने 7.5 लाख रहस्यमयी वोटों की शिकायत की थी, जिसे नजरअंदाज करने का आरोप है। तो ये सारी बातें वोटर लिस्ट की शुद्धता पर और उससे भी ज्यादा चुनावी भरोसे पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। यहाँ मुद्दा सिर्फ तकनीकी नहीं है, बल्कि भरोसे का है। सही बात है। ये पार्टियों की सहमति से बने हैं, लेकिन कानूनी तौर पर बाध्यकारी नहीं है। अच्छा, लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है? नहीं। हाँ, अगर कोई उल्लंघन किसी और कानून के तहत आता है तो सजा हो सकती है। बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना इसका एक उदाहरण दिया गया है। वहां चुनाव से ऐन पहले महिलाओं को 10,000 रुपए बांटे गए। इसे एमसीसी की भावना का उल्लंघन माना गया, भले ही सरकार ने कहा कि ये तो पहले से चल रही योजना थी। ये चल रही योजना वाला तर्क तो अक्सर आता है। हाँ, और बड़ा सवाल ये है कि कई सरकारें चुनाव से ठीक पहले ऐसी घोषणाएं करके एमसीसी की आत्मा को ही ठेस पहुंचाती हैं। अब बहस ये है कि क्या एमसीसी को कानूनी ताकत देनी चाहिए? चुनाव आयोग को इसमें डर है कि इससे पूरी चुनाव प्रक्रिया अदालतों में फंसकर लंबी खिंच सकती है। हाँ, ये भी एक पहलू है। रंगराजन तो एक कदम आगे बढ़कर ये सवाल उठाते हैं कि क्या सरकारी योजनाओं से जुड़े एमसीसी के हिस्सों को खत्म ही कर देना चाहिए, क्योंकि उनका उल्लंघन इतना आम हो गया है। क्या बात कर रहे हैं, खत्म ही कर देना चाहिए? हाँ, ये उनका एक प्रोवोकेटिव सवाल है, और ये एक देश एक चुनाव की बहस से भी जुड़ता है। अगर एमसीसी की ये बाधा हट जाए तो शायद उसका एक तर्क कमजोर पड़ जाए। दिलचस्प कनेक्शन है। और ये सिर्फ केंद्र या एक दो राज्यों की बात नहीं लग रही। केरल सरकार एसआईआर के खिलाफ कोर्ट जा रही है। अच्छा? पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान हिंसा की खबरें हैं। बूथ लेवल अफसरों पर सत्ताधारी पार्टी टीएमसी के असर के आरोप हैं। विपक्षी एजेंटों पर हमले हुए हैं, और मटुआ समुदाय तो एसआईआर के खिलाफ अनशन पर बैठा है। दल बदल का केस सुन रहे हैं जो कांग्रेस में चले गए हैं। पंजाब में सरकार केंद्र के पंजाब यूनिवर्सिटी सीनेट सिंडिकेट के पुनर्गठन के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गई है। मतलब शासन और राजनीति में टकराव और चुनौतियां कई स्तरों पर दिख रही हैं। शासन की चुनौतियों की बात हो ही रही है तो एक बड़ा मुद्दा है टेक्नोलॉजी का, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने एआई को लेकर कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। हाँ, ये काफी चर्चा में थे। ये पहले के ड्राफ्ट का सुधरा हुआ रूप है। आईआईटी मद्रास के बालारमन रविंद्रन की अगुवाई वाले पैनल ने इसे तैयार किया है। इसमें 7 सिद्धांत बताए गए हैं: भरोसा, लोगों पर फोकस, जिम्मेदार इनोवेशन, बराबरी, जवाबदेही, एलएलएम्स यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स तक आसान पहुंच, और सुरक्षा व स्थिरता। ये सिद्धांत तो काफी अच्छे लग रहे हैं। जिम्मेदार इनोवेशन पर जोर देना जरूरी है। हाँ, और खास बात ये लग रही है कि शुरुआत में भारत एआई को लेकर बहुत ज्यादा नियम कानून बनाने के मूड में नहीं दिख रहा। फोकस दिशा निर्देशों पर है, ना कि तुरंत कोई सख्त रेगुलेशन लाने पर। अच्छा, मतलब थोड़ा रुको और देखो वाला अप्रोच। हाँ, कुछ वैसा ही। हालांकि कहा गया है कि जैसे जैसे नए खतरे सामने आएंगे, भविष्य में कानून बन सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ एक संतुलन साधने की कोशिश दिख रही है। सरकार चाहती है कि एआई में नए प्रयोग हों, इनोवेशन बढ़े, लेकिन साथ ही इसके गलत इस्तेमाल या नुकसान का खतरा भी कम रहे। ये जिम्मेदार इनोवेशन वाला सिद्धांत इसी बात पर जोर देता है। भारत का ये नजरिया, जहां शुरुआत में थोड़ी ढील दी जा रही है, दुनिया के दूसरे देशों के मॉडल से अलग हो सकता है। कुछ देश शायद ज्यादा सख्त नियम बनाने पर विचार कर रहे हों। सही कहा। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि ये हल्के हाथ वाला रवैया कितना कारगर होता है। और शासन की चुनौतियां बड़े शहरों में तो और भी साफ नजर आती हैं। दिल्ली का ही उदाहरण लें, वहां हवा की क्वालिटी बहुत खराब हुई तो जीआरएपी का फेज 2 लागू किया गया। हाँ, हर साल की कहानी है ये तो इसके तहत एक कदम था पार्किंग फीस बढ़ाना, ताकि लोग अपनी गाड़ियां कब निकालें। गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण PM 2.5 करीब 20% है। ये तो लॉजिकल कदम है। लेकिन हुआ ये कि आदेश आए, 2 हफ्ते बीत गए, पर दिल्ली नगर निगम MCD फीस नहीं बढ़ा पाया। प्रस्ताव अभी सदन से पास होना बाकी है। पिछले साल भी ऐसी कोशिश नाकाम रही थी। क्या 2 हफ्ते हो गए और फीस नहीं बढ़ी? हाँ, दूसरी तरफ जो NDMC है, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, उसने फौरन फीस दोगुनी कर दी। अच्छा, NDMC ने कर दिया? जी, MCD के सामने दिक्कतें हैं, सदन की मंजूरी चाहिए, फिर पार्किंग चलाने वाले जो प्राइवेट ठेकेदार हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बदलने पड़ेंगे।
अभी रेट हैं कार के लिए 20 रुपए घंटा, बाइक के लिए 10 रुपए घंटा। ये दिखाता है कि शहरों में नीतियां बनाना एक बात है और उन्हें जमीन पर उतारना बिल्कुल दूसरी। अलग अलग सिविक एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी या ये जो प्रक्रियात्मक देरी है, ये कैसे अच्छे इरादों पर भी पानी फेर सकती है, ये इसका साफ उदाहरण है। सही कहा। और साथ ही ये सवाल भी उठता है कि क्या सिर्फ पार्किंग फीस बढ़ाने जैसे उपायों से वाकई प्रदूषण कम होगा, खासकर जब उन्हें लागू करने में ही इतनी देर हो जाए। बिल्कुल। अच्छा, कुछ और सामाजिक और पर्यावरण से जुड़े बिंदुओं पर भी जल्दी से नजर डाल लेते हैं। पंजाब से खबर है कि इस साल पराली जलाने की घटनाओं में कुछ कमी आई है। अच्छा, ये तो अच्छी खबर है अगर सच है तो। हाँ, सैटेलाइट डेटा बता रहा है कि अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर जैसे जिलों में पिछले साल के मुकाबले करीब 20% कम रकबे में पराली जलाई गई है। लगभग 2.46 लाख हेक्टेयर। 20% कम, ये तो ठीक ठाक कमी है। हाँ, लेकिन इसमें एक पेंच है। सरकार आग लगने की घटनाओं की गिनती बताती है, जला हुआ कुल एरिया नहीं। और कुछ पिछली रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया था कि किसान कई बार सैटेलाइट के गुजर जाने के बाद पराली जलाते हैं। मतलब गिनती कम दिख सकती है असलियत से। हाँ, ये एक संभावना जताई गई है, तो तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है, कह सकते हैं। उधर मध्य प्रदेश में महू खंडवा रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का प्रोजेक्ट है। उसके लिए 1.25 लाख से ज्यादा पेड़ काटने की बात पर चिंता जताई जा रही है। 1.25 लाख पेड़, बाप रे। रेलवे कह रहा है कि वो इसकी भरपाई के लिए पेड़ लगाएगा, लेकिन पर्यावरणविद कह रहे हैं कि ओवरब्रिज या सुरंग जैसे विकल्प क्यों नहीं तलाशे जा रहे। हाँ, विकल्पों पर तो विचार होना ही चाहिए। और एक अहम अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय खबर भी है। फैट, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, हाँ, जो मनी लॉन्ड्रिंग पर नजर रखती है। बिल्कुल, उसने संपत्ति जब्त करने के नियमों को अपडेट किया है और इसमें भारत ने भी अहम भूमिका निभाई है। नए नियमों का मतलब ये है कि अब देशों के लिए अपराधियों की संपत्ति जब्त करना आसान होगा, भले ही उन्हें अभी तक अदालत में दोषी साबित न किया गया हो। नॉन कन्विक्शन बेस्ड कॉन्फिस्केशन कहते हैं इसे। अच्छा, बिना सजा हुए भी जब्ती। हाँ, साथ ही अगर किसी के पास बहुत ज्यादा ऐसी संपत्ति मिलती है जिसका वो हिसाब नहीं दे पा रहा, तो उसे भी जब्त करने के नियम बनाए गए हैं। भारत की जो ईडी है, प्रवर्तन निदेशालय, उसके कुछ मामलों को इसमें मॉडल की तरह देखा गया है। ये तो बड़ा डेवलपमेंट है। चलिए अब दुनिया के मंच पर चलते हैं। न्यूयॉर्क शहर से एक ऐतिहासिक खबर है। जोहरान ममदानी वहां के नए मेयर चुने गए हैं। हाँ, ये काफी बड़ी खबर थी। वो शहर के पहले दक्षिण एशियाई मूल के मेयर हैं। 1917 के बाद सबसे कम उम्र के और पहले मुस्लिम मेयर भी। कई मायनों में ऐतिहासिक जीत है ये। उन्होंने निर्दलीय लड़ रहे पूर्व गवर्नर एंड्रयू क्वोमो और रिपब्लिकन कर्टिस स्लिवा को हराया। इस चुनाव में पिछले 50 सालों में सबसे ज्यादा वोट पड़े, 2 मिलियन से ज्यादा। ममदानी का मुख्य मुद्दा था शहर को सस्ता और रहने लायक बनाना, अफोर्डेबिलिटी। हाँ, ये बड़े शहरों में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अपनी जीत के बाद उन्होंने नेहरू के ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण का जिक्र किया और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को भी सीधे संबोधित किया। उनकी मां जानी मानी फिल्म मेकर मीरा नायर हैं। वाह! अमेरिका में हुए मध्यावधि चुनावों में भी डेमोक्रेट्स को अहम जीतें मिली, जैसे वर्जीनिया और न्यू जर्सी की गवर्नरशिप। न्यू जर्सी को तो पहली महिला गवर्नर मिली हैं। हाँ, ये नतीजे काफी अहम माने जा रहे हैं। इन नतीजों को ट्रंप की नीतियों और उनके कार्यकाल के दौरान हुए सरकारी शटडाउन पर एक तरह का जनमत संग्रह माना गया। यहाँ भी लोगों के लिए रोजमर्रा की जरूरतें और महंगाई, अफोर्डेबिलिटी बड़े मुद्दे रहे। कैलिफोर्निया में प्रस्ताव 50 पास हुआ, जो चुनावी जिलों की सीमाएं फिर से तय करने से जुड़ा है। यानी चुनावी नक्शा बदलेगा वहां। हाँ, उधर ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा, वो अगले साल बेलेम शहर में होने वाले कॉप 30 जलवायु सम्मेलन को लेकर काफी उत्साहित हैं। उन्होंने इसे सच्चाई का कॉप कहा है। सच्चाई का कॉप मतलब? उनका जोर है कि अब सिर्फ भाषण नहीं, काम होना चाहिए। उन्होंने अमीर देशों को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाई है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और कहा कि ग्लोबल साउथ के देशों को मदद चाहिए, लेकिन दान की तरह नहीं, न्याय की तरह। ये बहुत अहम बात है, जस्टिस नॉट चैरिटी। बिल्कुल। उन्होंने बताया कि ब्राजील अमेज़न के जंगलों की कटाई आधी कर रहा है। उन्होंने एक नया निवेश फंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स फॉरएवर फैसिलिटी TFFF बनाने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें ब्राजील खुद $1 अरब देगा। ये तो बड़ा कमिटमेंट है। लूला चाहते हैं कि सभी देश जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बड़े लक्ष्य तय करें, जिन्हें NDCs कहते हैं। ऊर्जा का इस्तेमाल बदलें, लेकिन इस तरह के आम लोगों पर बोझ ना पड़े और असमानता कम हो। और साथ ही वैश्विक संस्थाओं, खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार हो, क्योंकि वो ठीक से काम नहीं कर पा रही।
उन्होंने एक अलग यूएन क्लाइमेट चेंज काउंसिल बनाने का भी सुझाव दिया है। तो लूला काफी आक्रामक रुख अपना रहे हैं जलवायु परिवर्तन और वैश्विक शासन पर। ये तीनों खबरें, ममदानी की जीत, अमेरिकी मिड टर्म्स और लूला का COP30 एजेंडा, काफी अहम संकेत दे रहे हैं। ममदानी की जीत न्यूयॉर्क जैसे विविधता वाले शहर में बदलते राजनीतिक समीकरणों को दिखाती है। अमेरिकी मध्यावधि चुनाव के नतीजे 2026 के राष्ट्रपति चुनाव और ट्रंप की राजनीति के भविष्य पर असर डाल सकते हैं। और लूला का COP30 को लेके ये जो दबाव, खासकर ग्लोबल साउथ के लिए संसाधनों की मांग और वैश्विक संस्थाओं में सुधार की बात, ये आने वाली जलवायु सम्मेलनों की दिशा तय कर सकता है। ऐसा लग रहा है कि विकासशील देश अब सिर्फ मदद मांगने वाले नहीं, बल्कि एजेंडा सेट करने वाले की भूमिका में आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, अब आखिर में चलते हैं विज्ञान की दुनिया में। कुछ बेहद दिलचस्प और, जैसा हमने शुरू में कहा था, गहरी तथ्यात्मक जानकारी आई है। लाइगो विर्गो कैगरा नेटवर्क, जो गुरुत्वाकर्षण तरंगों को पकड़ता है, उसने अब तक का सबसे साफ ब्लैक होल विले डिटेक्ट किया है, GW250114। सबसे साफ मतलब सिग्नल बहुत स्ट्रांग था। हाँ, बहुत स्ट्रांग। और ये करीब 1.3 अरब प्रकाश वर्ष दूर हुआ था। सोचिए, इतनी दूर से आने वाले सिग्नल को पकड़ना अविश्वसनीय। 1.3 अरब प्रकाश वर्ष। और ये सिर्फ एक और ब्लैक होल विलय नहीं है। अच्छा, क्या खास बात है इसमें? इसकी खास बात यह है कि इसने स्टीफन हॉकिंग के एक बहुत जरूरी सिद्धांत ब्लैक होल एरिया प्रमेय की पुष्टि की है। हॉकिंग का एरिया प्रमेय? हाँ, वो क्या कहता है? ये प्रमेय कहता है कि जब दो ब्लैक होल मिलते तो जो नया ब्लैक होल बनता है उसका कुल सतह क्षेत्र कभी भी पहले वाले दो के कुल क्षेत्र से कम नहीं हो सकता। हमेशा या तो बराबर होगा या ज्यादा होगा। अच्छा, और इस विलय ने इसे कंफर्म किया? हाँ, साथ ही इस विलय से जो गुरुत्वाकर्षण तरंगें निकली, उनके कंपन या रिंगिंग का विश्लेषण करके वैज्ञानिकों ने घूमने वाले ब्लैक होल के लिए दिए गए केयर सॉल्यूशन को भी परखा और सही पाया। वाह, यानी आइंस्टाइन के सिद्धांत की एक और बड़ी पुष्टि। बिल्कुल, हर नई गुरुत्वाकर्षण तरंग हमें ब्रह्मांड को और बेहतर समझने में मदद कर रही है। ये वाकई एक नई खिड़की खोल रही है। और दूसरी दिलचस्प खबर हमारे अपने शरीर के अंदर से है। हमारे पेट में रहने वाले अरबों बैक्टीरिया, यानी गट माइक्रोबायोम। हाँ, गट माइक्रोबायोम पर तो आजकल बहुत रिसर्च हो रही है। तो वैज्ञानिकों ने इसे समझने के लिए फिजिक्स पर आधारित एक नया मॉडल बनाया है। फिजिक्स पर आधारित बैक्टीरिया के लिए? ये कैसे? हाँ, ये बड़ा अनोखा तरीका है। उन्होंने स्पिन ग्लास जैसे जटिल सिस्टम्स को समझने वाले सिद्धांतों और शिकारी की संख्या बताने वाले लॉटका वोल्टेरा मॉडल का इस्तेमाल किया है। उनका मॉडल कहता है कि एक सेहतमंद इंसान की आंत और एक बीमार इंसान की आंत के बैक्टीरिया का जो पूरा नेटवर्क है, वो अलग अलग अवस्थाओं या स्टेट्स में रहता है। अलग अलग अवस्थाओं में मतलब सेहतमंद आंत में बैक्टीरिया के बीच आपसी इंटरैक्शन ज्यादा मजबूत और ज्यादा व्यवस्थित होता है। इससे पूरा सिस्टम स्थिर रहता है। जबकि बीमार आंत में ये इंटरैक्शन कमजोर, बिखरा हुआ और ज्यादा रैंडम होता है, जो सिस्टम को अस्थिरता या अराजकता के करीब ले जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आंत की गड़बड़ी, जिसे डिस्बियोसिस कहते हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं होती कि कुछ अच्छे बैक्टीरिया कम हो गए। हाँ, बल्कि इसलिए होती है कि उनके बीच का पूरा नेटवर्क, उनका आपसी तालमेल गड़बड़ा गया है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये डिस्बियोसिस को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। समस्या सिर्फ बैक्टीरिया की गिनती में नहीं, बल्कि उनके आपसी रिश्तों के ताने बाने में है, उनकी इंटरैक्शन के पैटर्न में है। अगर ये मॉडल सही साबित होता है तो भविष्य में आंत से जुड़ी बीमारियों के इलाज के नए तरीके निकल सकते हैं। ऐसे तरीके जो सिर्फ बैक्टीरिया को मारने या बढ़ाने पर फोकस न करें, बल्कि उनके इंटरैक्शन नेटवर्क को ठीक करने पर फोकस करें। ये तो कमाल की बात है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे फिजिक्स के सिद्धांत बायोलॉजी की जटिल गुत्थियों को सुलझाने में मदद कर सकते हैं। तो आज हमने हरियाणा की वोटर लिस्ट में ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर से लेकर अरबों प्रकाश वर्ष दूर ब्लैक होल के विलय तक, एआई के नियमों से लेकर न्यूयॉर्क के नए मेयर तक, और पराली के धुएं से लेकर हमारे पेट के बैक्टीरिया के नेटवर्क तक काफी लंबा सफर तय किया है। हाँ, वाकई काफी कुछ कवर किया हमने। इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? शायद यही कि चाहे राजनीति हो, शासन हो, समाज हो या विज्ञान, हर जगह हमें जटिल चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पुरानी व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं और नई समझ विकसित हो रही है। बिल्कुल। और अगर इन सभी अलग अलग दिखने वाली बातों को जोड़ने की कोशिश करें तो एक धागा शायद ये है भरोसे और पारदर्शिता का। भरोसा। हाँ, चाहे वो चुनावी डेटा की सच्चाई का भरोसा हो,
एआई को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने का भरोसा हो, या फिर वैज्ञानिक खोजों से मिली जानकारी की सटीकता पर भरोसा हो। जैसे जैसे दुनिया और जटिल हो रही है, ये भरोसा बनाए रखना और मजबूत करना शायद सबसे जरूरी है। सही बात। सटीक जानकारी और मजबूत सिस्टम ही आगे बढ़ने का रास्ता दिखा सकते हैं। शायद यही आज की चर्चा का एक बड़ा सबक है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वो खुद सोच सकते हैं। जिस तरह हम चुनावी डेटा की सच्चाई पर बहस कर रहे हैं और देख रहे हैं कि एआई कैसे जानकारी को बना और बिगाड़ सकता है, क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी लोकतंत्र की हमारी पूरी समझ और तौर तरीकों को ही मौलिक रूप से बदल कर रख देगी? इसी सवाल के साथ आज की एक गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।